नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। किया हुआ वादा निभाने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान। 30 सितंबर को आबू आए थे, लेकिन थोड़ा लेट आए थे। नियम कायदों का ध्यान रखते हुए माइक से भाषण नहीं दे पाए थे, लेकिन इतना ज़रूर वादा करके गए थे लोगों से कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, ये वादा करके जाता हूँ। अब 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। वहाँ एक बड़ी जनसभा को आयोजित करेंगे, संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात की जो आदिवासी सीटें हैं सैकड़ों की संख्या में, उनको साधने का एक जरिया भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा है उसमें लाखों की संख्या में आदिवासी एकजुट होंगे, प्रधानमंत्री को सुनने आएंगे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। गुजरात में चुनाव का दौर शुरू है, फिर मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। तो ये जो ट्रायंगल जो बॉर्डर है, इस पे सैकड़ों की संख्या में जो आदिवासी सीटें हैं उनको प्रभावित करने का और उनको अपने कब्जे में लेने का एक प्लान है। और उसी प्लान की खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ आ रहे हैं। मानगढ़ की अगर हम कहानी कहें तो बांसवाड़ा के मानगढ़ आदिवासियों का विशेष तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ ब्रिटिश काल में हजारों की संख्या में आदिवासियों का नरसंहार किया गया था, उनकी हत्या कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। आरोप था कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। अब यहाँ राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी की जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो ये कहा जा सकता है कि आदिवासी सीटों को अपने कब्जे में लेने का बीजेपी का एक प्लान है और उसी प्लान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। हालांकि जो वादा उन्होंने किया था उसको भी वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं कुछ वर्षों पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में, तब नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कई सभाएं, जनसभाएं, रैलियां की थी। भरतपुर में भी वो आए थे, पूर्वी राजस्थान में भी उन्होंने जनसभाएं की थी। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभाएं हुई थी वह थोड़ा उसके सकारात्मक रिजल्ट नहीं आए थे, क्योंकि भरतपुर में भी वो आए थे जबकि भरतपुर की सभी सीटों को बीजेपी हार गई थी। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली अगर और अलवर को भी सम्मिलित कर लें पूर्वी राजस्थान में, तो करीब 31 सीट होती हैं विधानसभा की, जिनमें आज स्थिति ये है कि बीजेपी के पास सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं, बाकी सब कांग्रेस के खाते में। लेकिन लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भरतपुर आए थे, पूर्वी राजस्थान में आए थे, जनसभा संबोधित किया था, बीजेपी के पक्ष में वोट देने का उन्होंने आह्वान किया था, लेकिन फिर भी लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस की सीट ज़्यादा आई और उसका नतीजा था कि कांग्रेस सत्ता में आई थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, उसके बाद 1 वर्ष बाद जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को बीजेपी में दे दिया जाता है। यानी कि इस बात से ये तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजस्थान की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ पूरा वोटिंग करते हुए पूरी 25 की 25 लोकसभा सीट 1 वर्ष बाद दे दी थी। लेकिन उससे 1 वर्ष पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं दी थी। उसकी वजह बताई जा रही है कि मोदी से बैर नहीं था, वसुंधरा से बैर था राजस्थान की जनता को, खासकर पूर्वी राजस्थान की जनता को। इसलिए मोदी की जनसभा होने के बावजूद भी जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। उस समय नारा भी लगा था कि मोदी तुझसे वैर नहीं, लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वसुंधरा का चेहरा यहाँ के लोग, पूर्वी राजस्थान के लोग, राजस्थान की जनता नहीं चाहती थी कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बने। 5 वर्ष के शासनकाल को वो देख चुके थे और यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी को तो वोट देना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा के सीएम बनेगी इसलिए उन्होंने वसुंधरा के चेहरा को देखते हुए बीजेपी को वोट नहीं दिया था और बीजेपी को शिकस्त हुई थी। अब नरेंद्र मोदी जिस तरह से आ रहे हैं, राजस्थान में जनसभा है उनकी बड़ी, तीनों राज्यों का जो ट्रायंगल है वहाँ की सैकड़ों विधानसभा सीटों पर वो असर डालने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके बहुत बड़े मायने भी होंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं। आदिवासी वोटों को अपने कब्जे में लेने के लिए एक मशक्क़त भी की जा रही है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा का चुनाव राजस्थान में बहुत जल्दी आने वाला है, अगले वर्ष होना है, ज़्यादा समय नहीं रहा है। तो बीजेपी की जो
बड़े नेता हैं वो भी जनसभाएं अब शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इससे पहले अमित शाह भी राजस्थान आ चुके हैं, जनसभा संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 नवंबर को दौरा है ही, जनसभा है ही। एक तीर से कई निशाने साधने की मशक्क़त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा रही है, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत भी हैं। एक कहा जा सकता है, एक इसका लाभ भी मिलेगा आगामी विधानसभा चुनाव में। और जिस तरह से कलह राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बीच चल रही है, वह कलह आंतरिक रूप से बीजेपी में भी देखने को मिल रही थी। आज भी फ़िलहाल वो नहीं दिख रही है, क्योंकि अमित शाह द्वारा इनको वार्निंग दे दी गई है, चेतावनी दे दी गई है कि ऐसा कोई कार्य, आपकी ऐसी कोई गतिविधि ना हो, आपकी कोई ऐसी कार्य प्रणाली ना हो कि जिसकी वजह से पार्टी पर सवालिया निशान उठें और पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति पैदा हो जाए। अपना शक्ति प्रदर्शन, अपने आप को बड़ा प्रेषित नहीं करना है, बल्कि पार्टी के लिए काम करना है और पार्टी को मजबूत करना है। सीएम कौन बनेगा अगर सत्ता आती है, तो वह फैसला करेगा बीजेपी आला कमान। बीजेपी सत्ता में आएगी नहीं आएगी ये समय बताएगा, जनता का मूड बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो कांग्रेस की कलह है, उसके बीच से जो आवाज़ निकल के आती है, खासकर गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान आता है, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का नेचुरल फेस वसुंधरा राजे हैं बीजेपी में। तो लगता है कि बीजेपी के नेता जो हैं, पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से ये मानने लगे हैं कि बीजेपी आने वाली है। जब आप सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, आप एक तरफ कहते हैं, ऐलान देते हैं कि हमारी सरकार रिपीट कर रही है 2023 में, लेकिन उसके बाद फिर आपके बयान आते हैं कि वसुंधरा राजे नेचुरल फेस हैं बीजेपी में अगर सत्ता आती है तो क्या लगता है कि कांग्रेस की जो उधड़बेन चल रही है, अंतर्कलह चल रही है, उसमें ये इतने आहत हो गए हैं कि इनको लगता है कि हमारी जो कलह है वह शांत नहीं हो पाएगी, हम लोगों में जो खटास है वो मिठास नहीं बन पाएगी। और यही वजह है कि उनको आंतरिक रूप से ऐसा लग रहा है कि भैया हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी आ रही है, बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी, कौन रिपीट करेगा, कौन नया इसमें आएगा, वो तो जनता का मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी अब चुनाव के मैदान में कूद चुकी है और राजस्थान को फतेह करने के लिए, जिस तरह से अमित शाह ने कोर कमेटी को भी ये वार्निंग दी है कि राजस्थान को फतेह करना है, कांग्रेस को नेस्तनाबूद करना है, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करिए, जनता के बीच जाइए, कांग्रेस सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहे हैं, किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, उसके बारे में जनता को बताइए। और जो मिशन है वो यह है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में राजस्थान में लाना है। बीजेपी ऐसा सोच सकती है, और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान की जनता, खासकर पूर्वी राजस्थान की जनता का टेस्ट हर 5 साल में चेंज होता रहता है। क्योंकि 2018 के चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस यहाँ हावी रही, लेकिन उससे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में देखा तो बीजेपी हावी रही थी। तो यहाँ का टेस्ट बदलता रहता है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के आला कमान जो हाई नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको लगता है कि टेस्ट बदलता रहता है राजस्थान का, इसलिए इस बार हम सत्ता में हैं, अगली बार हम नहीं आएंगे, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आला कमान कांग्रेस का खड़गे के बाद क्या फ़ैसला करता है, सीएम फेस कौन होगा, डिपेंड करेगा उस पर, उनकी क्या फ़ैसला होगा, राजस्थान का सीएम फेस कौन होगा, किसके नेतृत्व में कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यही फॉर्मूला बीजेपी पर भी लागू होगा कि बीजेपी का जो चुनाव अभियान होगा, बीजेपी किसके फेस पर चुनाव लड़ेगी, और दोनों ही फेस को देखते हुए ये तय होगा, जनता ये तय करेगी कि क्या होने वाला है, किसकी सत्ता आएगी और किसकी सत्ता से दूर होगा और कौन सत्ता के नज़दीक होगा। लेकिन ये जो उधड़बेन चल रही है उसमें कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी दोनों ही नेताओं को कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से ये लगता है कि कांग्रेस के खड़गे के बनने के बाद अगर नए राजस्थान की कांग्रेस में अगर नए आयाम गठित होते हैं तो फिर क्या होगा। बीजेपी में वसुंधरा राजे रिपीट आती हैं, सीएम फेस होती हैं, या फिर नया चेहरा आता है, वो भी निर्भर करेगा। और ख़ास बात ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि खड़गे ने
47 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया है, जिसमें खास बात ये रही है कि राजस्थान से 4 लोगों को सदस्य बनाया गया है और वो 4 के 4 लोग अशोक गहलोत गुट के हैं। उनमें रघु शर्मा है, रघुवीर मीणा है, भंवर जितेंद्र सिंह हैं। और इस तरह से ये जो 4 लोग आए हैं ये अशोक गहलोत गुट के हैं। कहा जा रहा है सचिन पायलट गुट के लोगों को कांग्रेस संचालन समिति में नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का जो जादू वाली बात की जाती है, जादूगर है, तो फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति क्या होती है। कुछ महीने में या कुछ दिनों में मुख्यमंत्री चेहरा बदला जाता है या फिर सीएम अशोक गहलोत कंटिन्यू रहते हैं। सचिन पायलट की पोजीशन क्या होती है राजस्थान कांग्रेस में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव में। अगर सचिन पायलट की स्थिति कमज़ोर रहती है तो क्या मायने होंगे। अगर राजस्थान में सचिन पायलट की स्थिति बहुत पार्टी के अंदर मजबूत होती है, स्टेट स्तर पर उनको क्या ओहदा मिलता है, किसके नेतृत्व में चुनाव कराए जाते हैं, ये कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे सत्ता के लिए। वहीं बीजेपी में जो आला कमान है, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि राजस्थान की बीजेपी अगर चुनाव लड़ेगी तो कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी, ना कि कोई सीएम फेस के आधार पर। तो ये दोनों ही पार्टियों में जो चल रहा है उनमें आने वाले समय में क्या नए परिवर्तन होंगे, क्या नए आयाम होंगे, सीएम फेस कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होंगे, वह सभी महत्वपूर्ण करेंगे कि राजस्थान की जनता सत्ता की चाबी किसको सौंपती है।